मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं तो आपकी दी हुई जो आपकी जन्म तारीख की डिटेल्स है और जो आपको परेशानी आ रही है, उसको परेशानी से लेकर के वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैंने आपको कहा है कि आपको एक आधी परेशानी जो जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपका अवश्य मार्गदर्शन किया जाएगा। पूरी कुंडली का विश्लेषण असंभव है, वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो हम पत्रिका ही लिखते हैं। एक आधी जो परेशानी आम होती है, तो उसमें क्या आपके ग्रह योग हैं, उनका मार्गदर्शन करना संभव है इस छोटे से 15-20 मिनट के वीडियो में। दर्शकों, जो भी जुड़ना चाहता है, अपनी समस्या लिखिए, जुड़िए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपनी जन्म तारीख देखिए और अपना देखिए कि हमने आपका मार्गदर्शन किस प्रकार किया है। आज एक नौजवान की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको कि उसने 3 छोटे से शब्द लिख दिए। क्या लिख दिया? आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी और व्यवसाय की परेशानी। ये 3 ही तो बड़ी हैं। बेचारा आर्थिक से भी परेशान है, शरीर से भी परेशान है और व्यवसाय के संबंध में भी परेशानी है, और ये सबसे बड़ी जरूरत है आज की। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन और लग्ने स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। आपकी कुंडली जो आपकी है, आप ऐसा समझो, जहां पर वह राशि है, वह राशि और वह राशि का स्वामी वो स्वयं आप हैं। अगर वो किसी तरह से पीड़ित है, तो समझो आप पीड़ित हैं, ऐसा मान के चलो। दूसरे भाव धन का और वाणी का भाव है। तीसरा पराक्रम का, चौथा मकान का, घर का, सुख का, माता का भाव है। पंचम भाव बुद्धि, विवेक और शिक्षा और संतान का भाव। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है। सप्तम भाव व्यापार, व्यवसाय और जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है, दीर्घकालीन रोग भी होते हैं। नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। हमेशा कह देते हैं भाग्य साथ नहीं देता, वह यही भाग्य भाव है। दसम भाव केंद्र भाव, शीर्ष कौन है? सरकार है, सम्मान की प्राप्ति करने वाला भाव है। चाहे आप किसी में भी सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए दसम भाव और दसम भाव बलवान ये होना चाहिए। एकादश भाव आमदनी का, सोसाइटी का, आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आपके मित्रों का समूह कैसा है, बड़े भाई है, उनका भाव को इंगित करता है। द्वादश भाव रोग का भी है, दंड का भी है, कारावार का भी है, और सबसे महत्वपूर्ण है जीवन साथी के साथ सहवा सुख का, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है खर्चे का। आपने जो भी जीवन में कमाया है, खर्चा यहां से हो जाएगा। तो 3 ही बिंदु है, आर्थिक और शारीरिक और व्यवसायिक स्थिति। तो उन बिंदुओं पर विचार करेंगे। क्या कहती है जातक की कुंडली? जातक का जन्म 9 नवंबर 1985 कृष्ण पक्ष 12 हस्त चरण 1 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। उदय के 16 डिग्री विराजमान है। पंचम भाव में कन्या राशि में चंद्रा 10 डिग्री 52 मिनट लेकर के है। वहीं पर मंगल 14 डिग्री 27 मिनट लेकर के विराजमान। छठे भाव में तुला राशि में शुक्र, लग्नेश शुक्र छठे भाव में तुला राशि में अपनी राशि में है। साथ में केतु 15 डिग्री है और नीच राशि में सूर्य 23 डिग्री 26 मिनट लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में शनि 5 डिग्री 27 मिनट लेकर के विराजमान है, सूर्य से नजदीक अस्त है। बुध 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में मकर राशि में गुरु 15 डिग्री 43 मिनट लेकर के विराजमान है, गुरु अपनी नीच राशि में है। द्वादश भाव में मेष राशि में राहु है। यह ग्रहों की स्थिति रही, और अभी जातक की महादशा
गुरु की महादशा 15/3/2020 से 15/3/2036 तक चल रही है। गुरु श्रावण नक्षत्र में है, शुभ नक्षत्र में है, चंडी के नक्षत्र में, लेकिन नीच राशि में हो गया। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि नीच राशि फल नहीं देता। नीच राशि फल अधिक परिश्रम कराता है तब देता है, और आदमी टूट जाता है नीच ग्रह से। लेकिन वो नीच ग्रह आया तो आया क्यों? जो भी कुंडली में जो स्थिति बनती है, आपकी कुंडली हो या किसी की कुंडली हो, शुभ या अशुभ स्थिति जो भी बनती है, वो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेके आते हैं और उसी के आधार पर हमको जन्म मिलता है। तो गुरु का नीच राशि में हो जाना एक प्रबल पितृदोष माना जाता है। पूर्व जन्म के आपके अशुभ कर्मों का दोष माना जाता है, पितृदोष माना जाता है। इसकी व्याख्या हरिवंश पुराण में बड़ी स्पष्ट रूप से दी गई है। दर्शकों, वृषभ लगन वाले जातक, क्योंकि इनके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, मजबूत का प्रतीक है, तो यह जरूरी बात है वो अगर किसी से पाप प्रभावित ना हो तो साधारण तौर पर इनका शरीर सुंदर होता है और अच्छा गठित होता है और मजबूत होता है। इसका सिंबल भी बैल माना गया है। हर समय ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये खाली नहीं बैठ सकते, कोई ना कोई योजना बना करके कार्य को रूप देते हैं, और अगर भूल से कोई इनसे गलती भी हो जाए घंटों तक पछताते हैं। थोड़ा सा अड़ियल का स्वभाव है। कैसे है? जो एक बार ठान लिया कि मैंने तो ये करना है, ये लक्ष्य ठान लिया, उस लक्ष्य में कितनी भी परेशानी आए, जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते वो चैन से बैठते नहीं। अपना विचारा हुआ काम करने की इनकी पूर्ण रूप से आदत होती है। वृषभ लगन के स्वामी शुक्र है और छठे भाव में तुला राशि में आ गए। अब जब लग्नेश तुला राशि में आ गया, लग्नेश छठे भाव में आ गया, राशि से संबंध नहीं, यहां पर छठे भाव से संबंध है। छठा भाव रोग का है, क्योंकि स्वयं शुक्र रोग देने वाला है और स्वयं रोग में ही आ गया। शुक्र रोगेश भी है, रोग के भाव का स्वामी है तो रोगेश है, और स्वयं रोग में आ गया तो हमेशा कोई ना कोई उसको रोग लगा ही रहेगा। तो उसको कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो उसको कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, लेकिन चतुर होगा, अपने आप में चतुर होगा, क्योंकि तुला राशि का प्रभाव चतुरता भी देता है। लेकिन एक में इसमें खास एक खूबी होती है इस दर्शक में, कि ये बिना वजह से ही अपने लोगों से, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं, उनसे झगड़ा करने की कोशिश करता है। मतलब किसी के साथ बनती नहीं और उनसे नाराज हो जाता है और वो लोग इसके दुश्मन हो जाते हैं और फिर उनके साथ समझौता भी करना पड़ता है। भौतिक सुख होते हुए भी ये भोग नहीं सकता, मिल नहीं सकता, और जीवन भर किसी ना किसी से पीड़ित रहेगा। और शुक्र के साथ यहां पर केतु आ गया तो शुक्र पीड़ित हो गया, और जब शुक्र के साथ केतु होता है तो दांपत्य जीवन भी खराब कर देता है। ये अलग अलग ग्रहों में है। मैंने लाल किताब भी अध्ययन किया है कि लाल किताब तो स्पष्ट कहती है अगर शुक्र के पास केतु है तो इस तरह से लाके डाल देता है अगर उसका पड़ोसी का भी दांपत्य खराब होता है, वहां पर ऐसी हरकतें कर देता है, कारण से कुछ भी हो। मतलब शुक्र के साथ केतु दांपत्य जीवन में खराबी करेगा। लग्नेश पीड़ित है, लग्नेश केतु से पीड़ित है, और राहु का भी प्रभाव आ ही गया, शापित योग बन गया। जब लग्नेश इस तरह से आ गया तो शापित योग हो गया, पितृदोष बन गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव में तुला राशि में है। ऐसा जातक शत्रुओं से परेशान रहेगा, ना घर में चैन होगा ना बाहर चैन होगा, और सूर्य उच्च दृष्टि से यहां पर देख रहा है द्वादश भाव को। खर्चा अधिक होगा, खर्चा यहां पर अधिक होगा। मामा और पिता के पक्ष से पीड़ित होगा, उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। माता का स्वभाव भी अनुकूल नहीं होगा। घर में अनेक परेशानियों का कारण बनेगा, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी यहां है। माता भी रोगनी हो सकती है, उसका स्वभाव अनुकूल नहीं होगा। और
ऐसा सूर्य किसी किस्म की पथरी वगैरह का रोग दे सकता है, दे देता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा और मंगल दोनों साथ साथ हैं। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है और मंगल द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है। दोनों ही अकारक हैं और दोनों ही यहां पर युति बना रहे हैं। दोनों ही पोजीशन अच्छी नहीं देते। चंद्रमा और मंगल अगर दोनों यहां माना जाए तो जातक की बुद्धि भी किसी न किसी तरह से खराब होती है। और दूसरा, मंगल राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। मंगल द्वादश भाव में मेष राशि है और मेष राशि में राहु है। राहु अधिष्ट राशि का स्वामी मंगल है। यहां राहु जैसे प्रभाव दे देगा। शिक्षा संतान में त्रुटिपूर्ण प्रभाव रहेगा। शिक्षा मिलेगी भी तो योग नहीं मिलेगी, अपूर्ण रह जाएगी, कम रह जाएगी, त्रुटि रहेगी। संतान भी इसी तरह से योग कारक संतान नहीं होगी। मंगल राहु जैसा फल देगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। स्त्री पक्ष में भी असंतोष रहेगा। मंगल चतुर्दृष्टि से देख रहा है क्योंकि राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। कष्ट अष्टम भाव को देख रहा है। कष्टों में हो, बेशुमार कष्ट होंगे। मंगल सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, कमाने की कोशिश करेगा। अष्टम दृष्टि से मंगल यहां पर द्वादश भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है। मंगल यहां पर बाहर से थोड़ा सा लाभ हो सकता है, हानि हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ गई कि यहां पर एक तो राहु है मेष राशि में और राहु मंगल से पीड़ित आ गया और सूर्य की भी दृष्टि राहु के ऊपर है। राहु के ऊपर सूर्य और मंगल की दृष्टि है। राहु भी पीड़ित है और सूर्य केतु भी पीड़ित है। राहु के बारे में खास विशेष बात यह है कि अगर राहु शुभ प्रभाव में हो तो जमीन से ऊपर उठा देता है, अशुभ प्रभाव हो तो ऊपर से नीचे गिरा देता है। राहु भ्रमित करने वाला है। राहु ग्रहों में हमारा पिता में माना जाता है। राहु चतुर है। राहु भटकाने वाला है। राहु मायावी है। राहु का कोई भरोसा नहीं है कब क्या करेगा। राहु के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। यहां पर राहु की बात आ गई, फिर मैं भूल ना जाऊं बता दूं कि परल पितृदोष तो है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। और ऐसे जातक को ये गांठ बांध कर सुन लो कि अपने जहां खाना बनता है वहां पर बैठ करके खाना खाना चाहिए, सिर पे चोटी रखना चाहिए और रात को पीला बल्ब जला करके सोना चाहिए, क्योंकि राहु प्रबल यहां पर तकलीफ है। राहु को जितना गुरु को बलवान करेंगे उतना राहु दूर हटेगा। गुरु के बलवान करने के लिए पीला रंग है। पीले रंग का बल्ब जलाइए, पीले फूल लगाइए, पीले रंग का इस्तेमाल कीजिए। राहु दूर भागेगा, राहु से बचाव होगा। मां सरस्वती की पूजा कीजिए। चोटी रखोगे उससे भी फायदा पड़ेगा। ये एक साधारण बात है, याद आ गया तो मैं बता के चलूं। पितृदोष तो निवारण करना ही पड़ेगा। अभी बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में। जातक की स्त्री बहुत ही बुद्धिमान होगी। जातक की स्त्री बुद्धिमान होगी और बुध संतान पक्ष को अच्छा कर रहा है। क्यों? पंचम भाव का स्वामी बुध है तो संतान पक्ष के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन ये यहां पर जो बैठ गए दोनों दुश्मन, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली भी बात भी आ जाती है। तो अपनी शुभता भी बनाए रखेगा, उसको अपना भी प्रभाव देगा, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, बुध है, तो संतान पक्ष के लिए अच्छा रहेगा उसको। लेकिन योग तो फिर भी नहीं मिलेगी कि यह है। लेकिन जीवन साथी इसका बहुत बुद्धिमान होगा, यशमान आदि की वृद्धि भी कराने की कोशिश करेगा। तो बुध लगन को देख रहा है। जातक अपनी बुद्धिमता से अपना काम करेगा और जातक का यह अच्छा खुश नसीब है कि कम से कम स्त्री विद्वान मिलेगी, क्योंकि बुध यहां बैठा हुआ है। उसको सहचरी का सुख मिलेगा, कुछ मिलेगा। दूसरा सुख तो मिलने के लिए शुक्र भी बलवान चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। और मंगल सप्तमेश है तो द्वादश भाव का स्वामी राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है,
तो वो स्त्री पक्ष के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन थोड़ी सी बुध कमी पूरी कर रहा था, कहीं ना कहीं एक जगह पूरी कर देता है तो गुजारा हो जाता है। ये एक नॉर्मल बातें रही। अब बात आगे बढ़ते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और गुरु नीच राशि में फंस गया। धन प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा उसको। धन प्राप्ति तब होगी जब गुरु यहां से कठोर परिश्रम करेगा, क्योंकि नीच राशि में है, भाग्य साथ नहीं देगा उसका, भाग्य साथ नहीं देगा, नीच राशि में है और कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। गुरु की पंचम दृष्टि लगन पर है, फिर भी क्यों, गुरु तो गुरु है, प्रसाद देने वाला है, अच्छा देगा। सप्तम दृष्टि यहां से तीर्थ भाव में भाई बहन के भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है गुरु। यहां पर भाई बहन का अच्छा सुख होगा, प्राकर्मी यशस्वी होगा। वो एक अलग बात है कि इन जगह पर जो पराक्रम वाले जगह पर है, तीसरा भाव हो गया, छठा भाव हो गया, इनमें पाप ग्रह अच्छा पराक्रम दे जाते हैं। और गुरु तो एक सात्विक ग्रह है, गुरु तो आशीर्वाद देने वाला ग्रह है। गुरु कोई पराक्रमी थोड़ी है जो सेना के साथ लड़ेगा, लेकिन जो भी है वो हिम्मत बढ़ाएगा, भाई बहन का अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उस दृष्टि से देख रहा है। नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, संतान भाव को देख रहा है। विषय में चिंता रहेगी, संतान के विषय में चिंता रहेगी, क्योंकि गुरु नीच राशि में है। हरिवंश पुराण बताता है कि गुरु ये तो पुरुष की जाति है, पुरुष जातक है। अगर कन्या हो तो उसके विवाह में भी विघ्न डालता है, क्यों, कन्या के लिए विवाह का कराने वाली गुरु की जिम्मेवारी है। अगर गुरु नीच हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। यहां पर गुरु नीच है, थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण होगी, संतान योग नहीं मिलेगी। ये प्रबल पितृ दोष है, पितरों का श्राप माना जाता है। बात करते हैं शनि की। दर्शकों, वृषभ लगन में शनि बहुत ही योग कारक है। नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। गुरुदेव ने तो उसको पर्ची काट दिया, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, गुरुदेव से नीच के बैठ गए, क्योंकि गुरु अकारक है। अष्टम भाव का भी स्वामी है, नीच में हो गया, अकारक है। कुंडली की रचना के आधार पर शनि प्रबल कारक ग्रह है, जहां शनि देखेगा वहां पर अच्छा योग देगा। शनि दसम भाव का स्वामी है, नवम भाव का भी स्वामी है। लेकिन शनि अस्त हो गया सप्तम भाव में, विवाह में विलंब का कारक। कार्य व्यवसाय में परेशानी, क्यों, व्यवसाय ये है और सम्मान इसमें मिलेगा, तो इसका स्वामी अस्त हो गया तो व्यवसाय में परेशानी। व्यवसाय में सम्मान का 10 भाव है, दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया, कटौती आ गई, नहीं मिलेगा। सप्तम भाव व्यापार का है, तो ये तो बंद है। बुध यहां पर थोड़ा सा देगा, रोजगार देगा, बुध देगा। तो बुध व्यापार का, व्यवसाय का कारक है, स्पेशली व्यापार का कारक बुध है, प्रेरणा देता है बुध, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ देगा। लेकिन प्रतिष्ठा इसलिए नहीं मिल रही कि दसम भाव प्रतिष्ठा का है, दसम भाव का स्वामी शनि अस्त हो गया, भाग्य भाव का स्वामी अस्त हो गया, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कोई प्रतिष्ठा नहीं, और भाग्य में नीच राशि का गुरु फंस गया, तो कहां से होगा। शनि तीसरी दृष्टि से यहां देखता है भाग्य भाव को उज्जवल करने के लिए, तो अस्त है, कोई फायदा नहीं है, जबकि कारक ग्रह कुछ नहीं कर पा रहा। लगन भाव को देख रहा है, ऊपर उठाना चाहिए, अस्त है, कुछ नहीं कर रहा है। दसम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, सुखों की हानि करता है, अस्त है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। तो ये शनि के अस्त हो जाने की वजह से, कारक अस्त हो जाने की वजह से इस जातक को काफी परेशानी हुई। कारक ग्रह अस्त हो गया, भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, और देखिए लग्नेश अपने आप में केतु के साथ छठे भाव में आ गया, और सूर्य भी पीड़ित हो गया केतु से सूर्य भी पीड़ित हो गया, गुरु नीच का हो गया। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। आगे चलते राहु की। राहु द्वादश भाव में, मेष राशि में राहु है। राहु साधारण तौर पर मैंने जैसे पहले भी बताया, अभी बताया कि ऊपर से नीचे भी उठा देता है और ऊपर से नीचे भी गिरा देता है।
द्वादश भाव में राहु बैठ गया, राहु पीड़ित हो गया, राहु द्वादश भाव की हानि करेगा, जितने भी है खर्चा अधिक करेगा, कोर्ट कचहरी का भी हो सकता है, कोई किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, दो दो शादियां भी हो सकती है, जितने भी है सब उल्टे पुल्टे काम कराएगा, भ्रमत करके तो राहु कराएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने राहु के उपाय भी उसी टाइम पे याद आए थे दिमाग में, मैंने बताते चले गए। खर्चा अधिक होगा, धन का अभाव रहेगा, सहवास सुख में कमी आएगी और नेत्र रोग हो सकते हैं, परेशानी की वाली बात बन गई। राहु पंचम दृष्टि से यहां देख रहा है, सुखों की हानि हो गई, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि से यह भी पीड़ित हो गए, सुखों की, घर के सुखों की हानि होगी, और इसका स्वामी नीच राशि में फंस गया तो कुछ नहीं दे सकता। राहु छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं से राहत तो दिलाएगा, लेकिन इन सबको तो पीड़ित कर रहा है, सूर्य को पीड़ित कर रहा है, शुक्र और सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, ये सारे, सूर्य भी लग्नेश भी पीड़ित हो रहा है और सूर्य भी पीड़ित हो रहा है, वैसे ही नीच है और राहु का प्रभाव है, पथरी रोग होगा, ऑपरेशन होंगे, क्यों छठा भाव ऑपरेशन का भी तो है। साधारण तौर पर ऐसे लोगों को पथरी का रोग होता है और किसी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, दुर्घटना भी हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश यहां पर है, लग्नेश पर केतु का भी प्रभाव हो गया और यहां पर राहु का भी प्रभाव आ गया, छठे भाव में हो गया, दुर्घटना योग आदि बन गए, इस तरह से उल्टे पुल्टे काम होंगे। बात करें केतु की, केतु यही है, शत्रु पर प्रभाव रहेगा, हिम्मत तो देगा, उतार चढ़ाव रहेगा, व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेगा, खर्चा अधिक रहेगा और धन की हानि करेगा। ये प्रभाव मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मुझे आज इसलिए प्रभाव बताना पड़ा कि इन सारे प्रभावों का है आर्थिक, शारीरिक, व्यवसायिक। आर्थिक स्थिति, धन का खर्चा अधिक हो रहा है और केतु की नौ दृष्टि धन को खाली कर रही है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब खर्चा अधिक हो गया और फिर दूसरा आमदनी कम हो गई, कि गुरु आमदनी का भाव का स्वामी है, परिश्रम का आमदनी करेगा तो खर्चा कम हो गया। आपको समझाने के लिए मुझे इस तरह से आपको डिलीवेट करना पड़ा। शारीरिक शारीरिक लगन, जैसे मैंने बताया, कोई भी जाति, कोई भी हो, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधित्व करते, लगने से यहां पर फंस गया बीमारी में, अस्वस्थ, हमेशा कोई ना कोई बीमार, तो शारीरिक भी कमजोरी, स्थिति अच्छी नहीं गई। व्यवसायिक, व्यवसाय भाव का स्वामी शनि अस्त हो गया, कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो अस्त हो गया। तीनों चीज, लग्ने छठे भाव में रोगी बनाता है, आमदनी के भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया और भाग्य का साथ नहीं, नवेश दशमेश अस्त, नवेश दशमेश अस्त, तो उससे आपको तीनों चीजें, तीनों प्रभाव मिल गए कि आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई, शारीरिक यहां से हो गया और व्यवसायिक स्थिति यहां से भी हो गई। ये स्थिति रही। दर्शकों, मैंने बीच में भी कई उपाय बता दिए, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा और इस जातक को भाग्यवृद्धि रत्न शुक्र का, बुध का और शनि का गले में धारण करना पड़ेगा। गुरु के उपाय करने पड़ेंगे, राहु के उपाय करने पड़ेंगे, सूर्य को जल देना पड़ेगा, तो राह आसान होगी। और इनसे निमित्त कारत्व कर्म करने पड़ेंगे। ये क्यों हुए, जो आपके ओछे कर्म थे उनका तो आपने प्रायश्चित तो कर लोगे प्रतिदोष करके, लेकिन सूर्य के लिए पिता का, पिता आदमी का सत्कार करना पड़ेगा। गुरु को उपाय के अलावा गुरुजन जो ऐसे हैं, वृद्ध हैं, जो गुरु के रूप में हैं, उनका सत्कार करना पड़ेगा। और शुक्र अपनी स्त्री सहित, अपनी स्त्री भी होने दो और भी कोई स्त्री जातिक हो, उसको सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, तो आपके उपाय आपको फल देंगे। नहीं तो आप कितना भी उपाय कर लो, जब तक कारत्व कर्म नहीं करोगे मेरे दोस्तों, कोई फायदा नहीं होगा। पितृदोष निकाले, पितृदोष निकाल के कारत्व कर्म करे और भाग्यवती का रत्न धारण करे, आपकी राह आसान होगी। दर्शकों, मैंने आज इस वीडियो में जातक का मार्गदर्शन किया, इससे आपका भी कुछ हुआ, जो मेरे दर्शन देखेंगे, उस दर्शक देखेंगे, उनका भी हुआ। मैं फिर कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक, यहां पर काल सर्पदोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो कराना चाहता है, इच्छुक कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जिसमें कि पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष, आपको ये प्रॉब्लम आई, उसी का वीडियो बना करके अपना चैनल बनाया है। मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं, योग भी बताता ही हूं। भाई, लग्ने छठे भाव में रोगी बनाएगा, आमदनी के भाव का स्वामी नीच राशि में होगा, तो आमदनी कहां से होगी और भाग्य का साथ नहीं होगा। इन्हीं को मैं वास्तविक कुंडली में डाल करके आपका मार्गदर्शन करता हूं।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, और फिर मैं कहूंगा भाई आप मेरे चैनल पे जुड़े ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरा भी मनोबल अच्छा हो और मैं इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।